हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ए टू एस क्लासेस। मैं शिवम कुमार एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू एस क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, हमारी कल यूपी स्पेशल की एक बहुत अच्छी क्लास हुई थी, यूपी का भौतिक विभाजन। एंड मैंने कल उसके बारे में आपको जो बेसिक चीज़ें थी, जो आप उसका कॉन्सेप्ट था, वही मैंने आपको समझाया था। एंड आज हम जो स्टार्ट करेंगे, आज उसके क्वेश्चन हम करेंगे। जो कल मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था, उस पर आधारित आज हम प्रश्न करेंगे। ओके फ्रेंड्स, देखिए, कॉन्सेप्ट समझाना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सारी चीज़ें क्लियर है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर मैंने कल आपको किया था। एंड आप आज मैं उस पर आपको प्रश्न बताऊंगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन एग्जामिनर पुटअप करेगा आपसे। ठीक है, तो आई होप फ्रेंड्स, कल जो मैंने आपको क्लास दी उसमें आपको सब क्लियर होगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। एंड जो भी आज आप पे डाउट बचे हुए हैं वो आज मैं आपके सारे क्लियर करूँगा। तो फ्रेंड्स देखिए, रेगुलरिटी बहुत अच्छी चीज़ होती है। आप रेगुलरिटी बनाएं एंड नोट्स बनाएं और उनके रिवीजन करते रहें, अच्छा रहेगा। तो आज जो भी मैं आपको प्रश्न कराऊंगा वो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आइए फ्रेंड्स, प्रश्न के बारे में बात करते हैं। देखिए, प्रश्न जो है, मैं आपको थोड़ा जो मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर कराया था उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। उसके लिए मुझे मैप बनाना बहुत ज़रूरी है, तो मैप बनाता हूँ मैं। चलो, छोटा सा ही मैप बना लेंगे आज, कोई इतना बड़ा मैप बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आज हमें। ठीक, फिर देखिए, कॉन्सेप्ट और मैप, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो क्वेश्चन खुद ही क्लियर हो जाएंगे। और मैप एक ऐसी चीज़ है कि मैप पे आप कुछ भी समझ लो, वो आप भूल नहीं पाते हो जल्दी से। ठीक है, तो आज हम छोटा सा मैप बनाएंगे एंड समझेंगे उसी के बारे में। ठीक है, ये आप समझ लीजिए, हमारा छोटा सा मैप है। ठीक, तो फ्रेंड्स, मैंने कल मैप बनाया था और उस पर आपको समझाया था, तो उसी पर आधारित हम प्रश्न करेंगे। जो प्रश्न है, जो मैं आपसे प्रश्न करूँगा, आप उनके जवाब जो है मुझे कमेंट करिएगा। ठीक है, कमेंट करिएगा, मैं आपका कमेंट का इंतज़ार करूँगा। एंड जो आपको समझ ना आए, जिस जिस मतलब जो भी आपका कल कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ था, जो प्रश्न आपको समझ में ना आए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर दूंगा और आपको विद कॉन्सेप्ट उसको समझाऊंगा। ठीक है, तो आइए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा भावर एवं तराई क्षेत्र का विस्तार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, भावर एवं तराई क्षेत्र का विस्तार। ठीक है, तो आपको इसमें सभी चीज़ें बतानी है कि भावर एवं तराई क्षेत्र का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है एंड किस दिशा में अधिक है। ठीक है ना, ये सभी आपको बताना है इस क्वेश्चन में। देखिए फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन होते हैं, आप अगर टॉपिक वाइज क्वेश्चन करते रहेंगे तो उससे आपका जो टॉपिक है वो पूर्ण रूप से क्लियर होता हुआ चलेगा। ठीक है, मैं हर क्लास के बाद आपकी एक क्वेश्चन क्लास रखा करूँगा। जो भी टॉपिक होगा मेरा, मैंने पिछला टॉपिक लिया था यूपी एक परिचय, उस पर आधारित मैंने प्रश्न कराए थे, कुछ 8 से 10 क्वेश्चन कराए थे। एंड अब मैंने लिया था भौतिक विभाजन, और भौतिक विभाजन के आज हम क्वेश्चन कर रहे हैं। एंड अगली जो भी क्लास होगी उस पर भी हम उसी से रिलेटिव क्वेश्चन करेंगे। देखिए, क्वेश्चन करने से हमको पता लग जाता है कि हम कितना पढ़ रहे हैं एंड कितना हमें पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है ना, तो आज का पहला क्वेश्चन है कि भावर एवं तराई क्षेत्र का विस्तार। ठीक, तो कल मैंने आपको बताया था जो भावर एवं तराई क्षेत्र है, देखिए ये था आपका भावर का क्षेत्र और ये था आपका तराई का क्षेत्र। तो कल मैंने आपको बताया था कि भावर एवं तराई क्षेत्र था। तो आप, आई होप कि आपको सारे आंसर्स इसके आते होंगे, तो आप कमेंट कीजिएगा। भावर एवं तराई क्षेत्र का जो विस्तार था उसके बारे में आप कमेंट कीजिएगा कि कहाँ से कहाँ तक था और कितना था। ठीक है, तो मैं आपको फिर भी इसका आंसर बता देता हूँ, यहीं पे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। देखिए, यहाँ था कुशीनगर। जो क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, आप इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट करके आप मतलब इनके जो भी आंसर्स है वे मन ही मन में कर सकते हैं। फिर मुझे कमेंट जो जरूर करें, मैं आपका कमेंट पढ़ूंगा। ठीक है, उससे क्या है कि मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और मैं और ज़्यादा मेहनत करूँगा आपके साथ।
ये यहाँ पर सहारनपुर था। तो देखिए ये था भाबर का क्षेत्र और ये तराई का क्षेत्र, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था जो भाबर एवं तराई का क्षेत्र है उसका विस्तार मैंने आपको बताया था, दोनों का सेम ही विस्तार है सहारनपुर से कुशीनगर तक, बट इनमें एक चीज़ जो है वो बिल्कुल अपोजिट है। ये पूर्व था और ये पश्चिम, ठीक है। देखिए चीज़ अपोजिट क्या है, जो हमारा भाबर का क्षेत्र है उसका जो विस्तार है, भाबर का जो क्षेत्र है उसका विस्तार है, अगर हम पश्चिम से चलें पूर्व की ओर तो भाबर का जो क्षेत्र है उसका विस्तार धीरे 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 घटता रहता है। बट जो तराई का क्षेत्र है उसका विस्तार अगर हम पश्चिम से पूर्व की ओर चले तो धीरे 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 बढ़ता रहता है। और मैंने आपको बताया था कि कुशीनगर में तराई के क्षेत्र का जो विस्तार है वो 80 से 90 किलोमीटर तक का है, ठीक है। और मैंने भाबर का भी आपको बताया था सहारनपुर में 34 किलोमीटर है, ठीक है। तो आप इसका जो क्वेश्चन है ये आपका डाउट इस पर क्लियर हुआ होगा, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भाबर क्षेत्र का विस्तार किस दिशा में कम होता है, ठीक है। तो आपको बता रहा है जो भाबर क्षेत्र है उसका विस्तार किस दिशा में कम होता है। तो फ्रेंड्स देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको अगर आप समझोगे अच्छे से, इसकी जो लैंग्वेज है उसको समझना होगा तब जाकर आप इसका आंसर लगा पाओगे। तो देखिए क्वेश्चन जो है आंसर कर रहा है कि, एक मिनट में लिख देता हूँ, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है भाबर क्षेत्र का विस्तार किस दिशा में कम होता है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाबर क्षेत्र का विस्तार किस दिशा में कम होता है। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारा भाबर क्षेत्र है पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ने पर, पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ने पर धीरे धीरे इसका विस्तार कम होने लगता है, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में जो आपका क्वेश्चन है, अगर आपके जो मतलब क्वेश्चन है, क्वेश्चन में अगर आपके ऑप्शन देखिए अगर दोनों दिशा से रिलेटिव है कि आपको एक में पूरा पश्चिम दे दिया, इस तरह से अगर रिलेटिव होंगे आपके, ठीक है, तो आपको दोनों में देखना है किधर से कम हो रहा है, पश्चिम से पूर्व की ओर। बट ऐसा आपको मिलेगा नहीं, आपको एक ही दिशा मिलेगी कि पश्चिम में, पूर्व में, उत्तर में, दक्षिण में। तो उसी हिसाब से देखिए मैंने बताया आपको कि पश्चिम से पूर्व की ओर कम होता है, यानी कि पूर्व की ओर भाबर क्षेत्र का जो विस्तार है वो कम है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, एंड जो कल मैंने समझाया था आपने उसी से इसका आंसर दे दिया होगा, ठीक है। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भाबर क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। कल मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया था भाबर क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। ठीक है, अगर आपको राइटिंग में कोई प्रॉब्लम है, साफ नहीं दिख पा रहा है, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा एंड मैं अपनी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें और थोड़ा साफ लिखने की कोशिश करूँगा एंड बड़ा बड़ा लिखने की कोशिश करूँगा। तो आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि भाबर क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। तो कल मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो आई होप कि आपको सभी को इसका आंसर मालूम होगा। तो देखिए चलो फ्रेंड्स मैं आपको और एक बार और बता देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि जो नदियाँ होती हैं वे पहाड़ों से निकलती हैं। ये तो नॉर्मली सबको बताया, हम बचपन में ऐसे बनाते हैं तस्वीरें कि ये सनराइज हुआ, यहाँ पर सूर्य उदय हो रहा है, ये पक्षी उड़ रहे हैं और यहाँ से ये नदी निकल रही है। तो ये मैंने आपको बताया था बहुत अच्छे से कि पहाड़ों से नदियाँ निकलती हैं, और नदियाँ क्योंकि पहाड़ों से जब निकलती हैं तो उनका जो बहाव होता है वो बहुत तीव्र होता है। तो तीव्र बहाव होने के कारण वे अपने साथ बड़े बड़े पत्थर, बहुत अधिक मात्रा में बड़े बड़े पत्थर और बहुत बालू बहा कर लेकर आते हैं, क्योंकि बहाव बहुत तेज होता है। बट जब ये यहाँ पर आ जाती हैं भाबर के क्षेत्र में, तो यहाँ बहाव कम होने के कारण वे पत्थर यहाँ छोड़ देती हैं और जो भारी बालू होती है उसको भी छोड़ देती है और हल्की बालू और मिट्टी को लेकर आगे बढ़ जाती है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जो भाबर का क्षेत्र है ये पत्थर और कंकर वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पर खेती नहीं की जाती,
यहाँ पर मुख्यतः पशुपालन किया जाता है। और यहाँ पर जो वनस्पति पाई जाती है वो झाड़ी वाली वनस्पति पाई जाती है। ठीक है, तो आई होप कि आपने इसका आंसर दिया होगा। देखिए फ्रेंड्स, आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को पहले क्वेश्चन पढ़ने के बाद वीडियो को पॉज कर लिया करिए। ठीक है, पहले अपने आप क्वेश्चन लगाने की कोशिश कीजिए। देन अगर आपसे नहीं लगता है तब आप वीडियो को आगे चला कर देखिए। ठीक है, तो मैंने 3 क्वेश्चन आपको कराए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो आज का हमारा चौथा क्वेश्चन है। नदियाँ, चौथा क्वेश्चन है, नदियाँ किस क्षेत्र में विलुप्त हो जाती हैं? तो आपको बताना है कि जो नदियाँ है वह किस क्षेत्र में विलुप्त होती है। ठीक है, कल मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया था। ठीक है, तो आपको अच्छे से मालूम होगा कि नदियाँ किस क्षेत्र में विलुप्त हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, कल मैंने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया था कि नदियाँ किस क्षेत्र में विलुप्त हो जाती है। एंड आपने अगर वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखा होगा, समझा होगा जो मैंने आपको समझाया था, तो आपको बहुत अच्छे से इसका आंसर मालूम होगा। और मैंने इस प्रकार से आपको समझाया था, इस प्रकार से एक्सप्लेन किया था कि आप पूरी ज़िंदगी इसको नहीं भूल पाओगे। देखिए, पढ़ने का मतलब ये होता है कि आप कॉन्सेप्ट क्लियर करें एंड उसको कभी ना भूल पाए। ठीक है, यही पढ़ने का मेन जो पर्पस होता है यही होता है। अगर आप पढ़ोगे बिना मैप के, आप पढ़ोगे बिना कॉन्सेप्ट के, आप पढ़ोगे तो आप क्वेश्चन भूलते रहते हैं। बट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, और वो भी इतनी अच्छी तरीके से मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराया था, तो आई होप कि आपने इस क्वेश्चन का देखते ही आंसर लगा दिया होगा। ठीक है, तो फिर भी मैं आपको समझा देना चाहता हूँ कि नदियाँ किस क्षेत्र में विलुप्त होती है। देखिए, मेरे फ्रेंड्स बताया था कि जो भाबर का क्षेत्र है ये बड़े बड़े पत्थरों का और कंकड़ों का क्षेत्र है। तो जब पत्थर होते हैं, पत्थरों के बीच से जब नदियाँ गुजरती है तो उसका पानी जो होता है वो पत्थरों के बीच से होकर गुजरता है। और जब वो पत्थरों के बीच से होकर गुजरता है तो वो बहुत कम दिखाई देता है। तो ऐसे लगता है कि नदियाँ विलुप्त हो गई, दिखाई देता है बट बहुत कम। कुछ जगहों पर दिखाई देता है बट कुछ जगहों पर नहीं दिखाई देता। तो नदियाँ भाबर के क्षेत्र में विलुप्त होती है। ठीक है, तो आज हमने अभी 4 क्वेश्चन किए हैं एंड नेक्स्ट हम अपना क्वेश्चन देखेंगे। तो फ्रेंड्स, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कराऊंगा, इसके लिए मुझे इनको रफ करना होगा। ओके, वीडियो पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, मैं जितने भी क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ आप इनको अच्छे से नोट कीजिए एंड कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। ठीक है, और मैं जो हमारा जब ये कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट होने के बाद मैं इसका पूर्ण रूप से एक टेस्ट लूँगा। ठीक है, जिसमें आपको मैं काफ़ी सारे क्वेश्चन दूंगा। अभी तो मैंने डिसाइड नहीं किया कि कितने क्वेश्चन मुझे देने हैं, बट जो भी है मतलब अच्छा टेस्ट होगा। आप टेस्ट लगाइएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा टेस्ट लगाकर। एंड आपको पता भी लग जाएगा कि हमने कितना पढ़ा है, कैसा समझा है, कैसा हमारी समझ में आया है। रिवीजन अगर आपने किया होगा तो आई होप कि आप उन सभी क्वेश्चनों के बहुत ईजिली आंसर लगा पाओगे। ओके, तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अभी हमारे 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। हमारा 5वां क्वेश्चन है, पूरब से पश्चिम की ओर तराई की जो बेल्ट है वो किस प्रकार की हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, पूरब से पश्चिम की ओर पूरब से पश्चिम की ओर जो तराई की बेल्ट है, तराई की बेल्ट या आप इसको तराई का क्षेत्र कह सकते हैं। ठीक है, पूरब से पश्चिम की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर तराई की बेल्ट किस प्रकार की होती है। तराई की बेल्ट, ठीक है, कैसी हो जाती है। देखिए, ये भी मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया था कि जो पूरब से, ये पूरब है, ठीक है ना, पूरब से अगर हम पश्चिम की ओर बढ़ेंगे तो जो तराई की बेल्ट है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। ठीक है ना, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर इतनी चौड़ी पट्टी है और यहाँ पर आकर बहुत कम हो गई। ठीक है, कल मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसको मतलब आपको बताया था, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कराया था कि जो तराई की बेल्ट है हमारी, उसकी जो है पूरब से पश्चिम की ओर बढ़ने पर क्या होता है। पूरब से अगर हम पश्चिम की ओर बढ़ेंगे तो धीरे धीरे उसकी जो
विस्तार है वो कम होने लगेगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। देखिए इसकी जो लैंग्वेज है वो बहुत डिफिकल्ट है। मेन चीज़ होती है लैंग्वेज। ठीक है, जो आज के टाइम में जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जामिनर देखिए बहुत सिंपल से क्वेश्चन पुटअप नहीं करता है। क्वेश्चन लैंग्वेज के आधार पर पुटअप करता है। लैंग्वेज जो होती है वो मेन चीज़ होती है। लैंग्वेज अगर आपके समझ में आ गई तो समझ लीजिए आपने क्वेश्चन हल कर लिया। ठीक है, तो मेन चीज़ है लैंग्वेज। लैंग्वेज को आप किस प्रकार से पढ़ते हो, किस प्रकार से समझते हो। ठीक है, तो लैंग्वेज समझना सीखिए, मेन चीज़ लैंग्वेज होती है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भाबर द्वारा विलुप्त नदियाँ किस क्षेत्र में पुनः दिखाई देती हैं? भाबर क्षेत्र में विलुप्त नदियाँ, भाबर क्षेत्र में विलुप्त नदियाँ किस क्षेत्र में पुनः दिखाई देती हैं? ठीक है, जो भाबर का क्षेत्र है, देखिए भाबर के क्षेत्र में नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो भाबर के क्षेत्र में नदियाँ विलुप्त हो जाती है वे पुनः किस क्षेत्र में आकर दिखाई देती है। तो कल मैंने बिल्कुल अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर किया था कि जो भाबर का क्षेत्र है, भाबर के क्षेत्र में जो नदियाँ हैं वे विलुप्त हो जाती है और उसके बाद जब नदियाँ बाहर आती है, ठीक है, भाबर के क्षेत्र से विलुप्त होने के बाद जब नदियाँ बाहर आती हैं तो वो क्षेत्र होता है तराई का क्षेत्र। देखिए भाबर का जो क्षेत्र है उसके एकदम दक्षिण में तराई का क्षेत्र, इसको वैसे एक ही पढ़ा जाता है भाबर एवं तराई का क्षेत्र। तो जहाँ नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं और जहाँ से भी पुनः बाहर दिखाई देती हैं वो होता है तराई का क्षेत्र। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है देखिए आप इजीली आपने लगाया होगा कि भाबर के क्षेत्र में विलुप्त नदियाँ किस क्षेत्र में पुनः दिखाई देती हैं, तो तराई के क्षेत्र में भी पुनः दिखाई देती है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से हमारा जो क्वेश्चन है क्लियर हुआ होगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मध्यवर्ती मैदान मैदान में जो मध्यवर्ती मैदान है, ठीक है, मध्यवर्ती मैदान सॉरी मैनी के मध्यवर्ती मैदान के निर्माण में मध्यवर्ती मैदान के निर्माण में किन नदियों का मुख्य योगदान है? मुख्य योगदान है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स हमारा जो सातवां क्वेश्चन है वो है मध्यवर्ती मैदान के निर्माण में किन नदियों का मुख्य योगदान है। तो मैंने आपको बताया था जो हमारा मध्यवर्ती मैदान है वो ये है। ठीक है, ये मध्यवर्ती मैदान है आपका। मध्यवर्ती मैदान, तो मैंने आपको बताया था जो मध्यवर्ती मैदान है हमारा इसमें दो नदियों का मुख्य योगदान है। ठीक है, जो दो नदियां हैं उनका मुख्य योगदान है। एक मैंने आपको बताई थी गंगा और एक आपको बताई थी मैंने यमुना। ठीक है, ये गंगा थी, सॉरी मार्कर नहीं चल पा रहा, ओके, गंगा और यमुना। ठीक है, तो दो नदियां हैं जिनका मुख्यतः योगदान है जो हमारा मध्यवर्ती मैदान है इसके निर्माण में। मध्यवर्ती मैदान देखिए मैंने बिल्कुल बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया था कि मध्यवर्ती मैदान किस प्रकार बना। नदियों के द्वारा जो बहा कर लाई गई मिट्टी होती है और रेत होता है वो यहाँ पर छोड़ा जाता है क्योंकि यहाँ पे बहाव बहुत कम हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल समतल सपाट हो जाता है तो नदियाँ अपनी जो मिट्टी है उसको छोड़ दी जाती है। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। और देखिए जो मध्यवर्ती मैदान है ये आज का बना हुआ नहीं है, ये काफ़ी वर्ष पहले बना है। ठीक है, काफ़ी वर्षों से यहाँ पर नदियाँ बह रही हैं तब जाकर ये मैदान बना है। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। एंड हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन लगाना बहुत अच्छी बात होती है। आप अगर किसी भी चीज़ को पढ़ोगे और उसके क्वेश्चन नहीं लगाओगे तो आपके जो कॉन्सेप्ट है वो भी ठीक से क्लियर नहीं हो पाएगा, और आपको ये भी नहीं पता लग पाएगा कि आप कितना पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन कैसे आते हैं, कैसे एग्जामिनर पुटअप करता है। ठीक है, तो एक मिनट फ्रेंड्स, मैं क्वेश्चन की सीरीज है वो चेंज करता हूँ। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूपी की प्राकृतिक सीमा कौन निर्धारित करता है। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। देखिए, यूपी की आपको सीमा तो पता होगा, यूपी की सीमाएं कितने राज्यों से हैं, कौन कौन से राज्य हैं, ये सब मैंने आपको यूपी एक परिचय की क्लास में बताया था बहुत अच्छे तरीके से। बट यूपी की जो प्राकृतिक सीमाएं हैं, यूपी की प्राकृतिक सीमाएं, ठीक है, यूपी की प्राकृतिक सीमा मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया था कि यूपी की जो प्राकृतिक सीमाएं हैं वे कौन कौन सी है। ठीक है, तो आई होप के फ्रेंड्स आपको बहुत अच्छे से इनका आंसर मालूम होंगे, क्योंकि कल मैंने बहुत ही अच्छे से बिल्कुल बेसिक से आपको बताया था, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराए थे कि यूपी की प्राकृतिक सीमाएं कौन कौन सी है। ठीक है, इसमें देखिए आपसे एग्जामिनर जो है सीमाओं पर एक बहुत अच्छे क्वेश्चन पुटअप करेगा कि यूपी की पश्चिम की, जो यूपी है, यूपी की जो पश्चिम की सीमा है, प्राकृतिक सीमा, वो कौन निर्धारित करता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था यूपी की पश्चिम की, सॉरी पश्चिम इधर है, यूपी की पश्चिम की प्राकृतिक सीमा कौन निर्धारित करता है, तो मैंने आपको बताया था यमुना नदी पश्चिम की करती है, और पूरब की कौन सी करती है, गंडक नदी। ठीक है, ये मैंने चारों आपको बताई थी। तो आपको इसका कमेंट में जवाब देना है कि यूपी की प्राकृतिक सीमाएं कौन निर्धारित करती हैं। ठीक है, चारों दिशाओं को आपको बताना है कि चारों दिशाओं में कौन कौन सी प्राकृतिक सीमाएं हैं इसकी। ठीक है ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक मिनट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूपी का भौतिक विभाजन कितने भागों में विभाजित है। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, यूपी का भौतिक विभाजन कितने भागों में विभाजित है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि यूपी का भौतिक विभाजन कितने भागों में विभाजित है। आई होप कि आपको इसका आंसर मालूम होगा। ठीक है, तो आप कमेंट कीजिएगा, फिर मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, जो भौतिक विभाजन है वो ये था, ये पठारी क्षेत्र था। तो देखिए फ्रेंड्स, भौतिक विभाजन मैंने आपको बताया था कि निम्न आधारों पर किया जाता है। तो यूपी का भौतिक विभाजन इन आधारों पर किया जाता है, भाबर एवं तराई का क्षेत्र, मध्यवर्ती मैदान और पठारी क्षेत्र। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इनको वैसे देखें तो चार हैं, भाबर का क्षेत्र, तराई का क्षेत्र, मध्यवर्ती मैदान और पठारी क्षेत्र। बट इनको तीन ही भागों में विभाजित किया गया है। यूपी का जो भौतिक भौतिक जो हमारा विभाजन है तीन भागों में विभाजित है, भाबर एवं तराई का क्षेत्र, मध्यवर्ती मैदान और पठारी क्षेत्र। ये जो है ये सिर्फ एक में ही जुड़ता है, भाबर एवं तराई का क्षेत्र। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, कल मैंने बिल्कुल बेसिक से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कराया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, बांगर के वह क्षेत्र, कल मैंने आपको बताया था कि यूपी सरकार ने बांगर के कुछ क्षेत्र हैं जिनका 10% हिस्सा बंजर हो चुका है, वे घोषित किए थे। ठीक है, बांगर के क्षेत्र। ठीक है, तो आपको बताना है कौन कौन से वे बांगर के क्षेत्र है जिनका 10% हिस्सा बंजर हो चुका है। ठीक है, बंजर हो चुका है यूपी सरकार के आधार पर। ठीक है, तो आपको इनका कमेंट में आंसर देना है, चार मैंने आपको बताए थे। ठीक है ना, तो आपको बताना है कि कौन कौन से हैं यूपी के। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तो हमारा मध्यवर्ती है, मध्यवर्ती मैदान का ढाल किस दिशा में है। 11वां क्वेश्चन है आपका, मध्यवर्ती मैदान का ढाल
किस दिशा में है, ठीक है। तो मध्यवर्ती मैदान का ढाल किस दिशा में है? फ्रेंड्स मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया था, हमारा मध्यवर्ती मैदान है और इसका जो ढाल है आपको पता होगा पश्चिम से पूर्व की ओर है, बट जो पश्चिमी ढाल है वो ज्यादा तीव्र ढाल है अपेक्षाकृत पूर्वी ढाल के, ठीक है। तो आई होप कि आपको इसका भी आंसर मालूम होगा। एंड आंसर आपको, अगर आप अच्छे से आंसर लगा पा रहे हैं तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहें एंड हमारी वीडियो को लाइक करें एंड बने रहें हमारे साथ। देखिए फ्रेंड्स, रेगुलरिटी बहुत अच्छी चीज़ होती है, आप रेगुलरिटी करें, रेगुलर हमारी क्लास लें, ठीक है। बहुत अच्छा आपको यहाँ से बेनिफिट होगा अपने पेपर के लिए, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चन है हमारे, वे देखते हैं। भावर जो हमारा क्षेत्र है, क्वेश्चन नंबर 12 है, भावर क्षेत्र का सहारनपुर में विस्तार। तो मैंने आपको बताया था जो भावर क्षेत्र है हमारा सहारनपुर में, उसका कितना विस्तार है, 34 किलोमीटर। ओके, तो ये भी आपको मालूम होगा। फ्रेंड्स इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा एंड एक बार लगाइएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अभी हम चलेंगे। देखिए, हर टॉपिक को पढ़ने के बाद, जीएस का यही एक रूल होता है, टॉपिक को पढ़ने के बाद उस पर एमसीक्यू लगाना बहुत अच्छी बात होती है, ठीक है। आप कोई सा भी टॉपिक लीजिए, उसको आप पहले अच्छे से पढ़िए, कॉन्सेप्ट समझिए, फिर उसके बाद उस पर एमसीक्यू लगाइए, किस प्रकार से इस पर एमसीक्यू बन सकते हैं, एग्जामिनर किस प्रकार से पुटअप करेगा क्वेश्चन, ठीक है। उस आधार पर अगर आप लगाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूपी के मैदान की पूर्वी सीमा कौन निर्धारित करता है? मैंने अभी आपको बताया था, यूपी के जो मैदान है, मध्यवर्ती मैदान है, इसकी जो पूर्वी सीमा है वो हमारा जो यमुना नदी है, ठीक है, पूर्वी है इसमें, सॉरी पश्चिमी सीमा, मध्यवर्ती मैदान की पश्चिमी सीमा कौन निर्धारित करता है? तो यमुना नदी, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। और पूर्वी गंडक नदी, ठीक है। तो फ्रेंड्स एक लास्ट क्वेश्चन है आज का, लास्ट क्वेश्चन है कि जो हमारा पठारी क्षेत्र है, कितने होते हैं 11 देना शायद, तो ठीक है 12। पठारी क्षेत्र का ढाल किस दिशा में है? फ्रेंड्स आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि पठारी क्षेत्र का ढाल किस दिशा में है। तो ये फ्रेंड्स मैंने कल आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया था, ये हमारा पठारी क्षेत्र है, यहाँ से शिवालिक शुरू हुआ, धीरे धीरे खत्म हुआ, यहाँ पे पर्वत है हमारा हिमालय, ऐसे छोटा होता गया, धीरे धीरे खत्म हुआ, फिर मध्यवर्ती ये हमारा मैदान आया, फिर यहाँ पर भी कुछ पहाड़ियाँ हैं, मैंने आपको बताया था, विंध्य की पहाड़ियाँ, कैमूर की पहाड़ियाँ, यहाँ पे सोनार की पहाड़ियाँ, ठीक है। तो ये पहाड़ियाँ यहाँ से शुरू होती है और धीरे धीरे ऊंची होती चली जाती हैं, कुछ 300 मीटर तक है, और जो कुछ थोड़ी बहुत है कैमूर की पहाड़ियाँ, कुछ पहाड़ियाँ हैं जो कि 600 मीटर तक ऊंची है। तो फ्रेंड्स ऊंचाई इधर है, शुरू इधर से है, तो ढलाव किधर होगा? इधर ही होगा ना। तो ढलाव मैंने आपको बताया था दक्षिण से उत्तर की ओर, ठीक है। पठारी क्षेत्र का जो ढाल है वो दक्षिण से उत्तर की ओर है। तो आई होप कि आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी हो। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है, अनित सर का और अंकुर सर का पढ़ाया हुआ भी आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, तो बने रहे हमारी वीडियो के साथ एंड लाइक एंड शेयर जरूर करें। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप हमारी वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, तो फ्रेंड्स हमको थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। मोटिवेशन मिलेगा तो हम बहुत अच्छे से आपके साथ और मेहनत करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।